नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीपीसीएस पर। देखिए, आज हम लोग डेटा फैक्ट्स रिपोर्ट्स के अगले वीडियो में हम लोग आए हैं इसको लेके। और ये हमारा रेगुलर जल्दी ही होने वाला है, पर डे मिला करेगा। अभी थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो गया है, एक साथ कॉपियों का आंसर राइटिंग जो हो रही है उसमें। तो जिनको भी आंसर राइटिंग करनी है वो फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा। तो आप उस पर नंबर पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं उससे। और डेली वहाँ पे आंसर राइटिंग हो रहा है, तो जिन्हें भी करना है वो कर सकते हैं। और हर वीडियो के नीचे आपको 2-3 क्वेश्चन आपको मिला करेंगे, उनको आपको लिखना है, लिख के उनको ग्रुप में डालना है। तो आप फ्री में जिनको करना है वो कर सकते हैं। इस पे एक अलग से वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा, क्या कैसा प्रोग्राम है, कब कब तक चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। चल, इसमें देखेंगे आज 2 टॉपिक। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक तो दल बदल कानून। आपके 2 टॉपिक इस पे आज मेंस के एकदम क्लियर होने वाले हैं। करंट का इतना बढ़िया डेटा मिलेगा, प्लस उसका स्टैटिक पार्ट आपको फिर कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। और ये हर बार आप मेंस में देखेंगे, ये पूछे जाने वाले एकदम कंफर्म जान लीजिए कि आपको मेंस में यहाँ से मिलने वाला है मैटर। ठीक है, तो ये एक दल बदल पे है, एक है आपका शहरीकरण पे, जो कि पेपर 1 में आप देखेंगे शहरीकरण में। ये पेपर 1 के लिए है शहरीकरण, और ये आपका सेकंड के लिए दल बदल कानून। तो इन पे आज के बाद आपको समस्या नहीं होनी है। बहुत अच्छा कंटेंट है और आपके लिए क्वेश्चन भी है, उनको भेजना है आपको लिख के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले दल बदल कानून को देख लेते हैं। ये पेपर 2 के लिए, मेंस के लिए है। इसमें देखिए क्या है दल बदल विरोधी कानून में, कि बेसिक देख लेते हैं पहले इसका, फिर इस पे चलेंगे। पहले इसका मेन जो बेसिक है कि देखिए, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, सब जानते होंगे। और इसी के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसमें क्या प्रावधान क्या किया गया था कि स्पीकर को अधिकार दे दिए गए थे कि अयोग्यता घोषित करने का अधिकार किसके पास होगा इसमें, तो स्पीकर के पास। और लेकिन इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन आए हैं उसमें, लेकिन समय सीमा को निर्धारित कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि स्पीकर कितने ही पेंडिंग में लटकाए रहे केसों को और इस पर डिसीजन ना दें। तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आए, ये था कि होलो हन बात था ये। उसमें इसको बोला गया कि इसको समय सीमा निश्चित कर दी गई है। तो आगे देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में देखिए, स्थिर सरकार देना, और जो दल परिवर्तन करते हैं नेता विधायक सांसद, उनको रोकना ना। तो इसलिए ये लाया गया था। आधार क्या थे इसके, तो आधार देख लेते हैं। जैसे सदस्यों के लिए क्या आधार है, जो स्वेच्छा से त्याग पत्र देने पर ये लागू होता है। और दल दल के निर्देशों के विरुद्ध अगर मतदान करते हैं कोई विधायक या सांसद, तो उन पे लागू होता है सदस्यों के लिए। निर्दलीय सदस्यों के लिए क्या प्रावधान है, तो निर्वाचन के बाद किसी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर लेना, तो ये उन पे लागू होता है। मनोनीत के लिए क्या है कि अगर 6 महीने के बाद किसी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करते हैं, तब इन पे लागू होगा। तो ये आधार है इनके। अब चलते हैं आगे, कुछ और देख लेते हैं। जैसे अपवाद हैं, अपवाद भी हैं कुछ इसमें। जैसे 2/3 सदस्यों का विलय अगर होता है, तो ये इसमें नहीं, इसके अंतर्गत नहीं आएगा दल बदल कानून के तहत। और अध्यक्ष के रूप में अगर कोई चयनित होता है, तब भी उस पर लागू नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया। कुछ देखते हैं समस्याएं क्या है इसकी, और चुनौतियां या समस्याएं देख लीजिए क्या है। फिर देखते हैं इसमें कि वैध जो असहमति होती है, मानिए कोई विधायक या सांसद है, वो उसके पक्ष में नहीं है वोटिंग के में, लेकिन फिर भी उस पर पार्टी का अगर कोई निर्देश जारी होता है, तो उसके तहत उसे वोटिंग करनी पड़ेगी। तो उसकी असहमति जाहिर जाहिर करने का स्थान यहाँ नहीं दिया गया है। स्वेच्छा से त्याग की स्पष्ट व्याख्या है यहाँ पे। अगर अपने आप को इस त्याग पत्र देना चाहता है, तो वो भी स्पष्ट है यहाँ। पीठासीन अधिकारी की संदेह युक्त स्थिति है, जैसे पार्टी का सदस्य है और निष्पक्षता नहीं है, और पार्टी हित पहले वरीयता दी जाती है यहाँ पे। तो ये आपकी पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर को लेके यहाँ पे कुछ संदेह युक्त स्थितियां बनती हैं। कुछ और है, जैसे जो संसदीय प्रणाली है और लोकतांत्रिक मूल्य जो होते हैं, उनके विपरीत प्रभाव डालता है। क्योंकि लोकतांत्रिक वैल्यूज में सबको अपनी अभिव्यक्ति का आज़ादी होती है, लेकिन यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है, ये दलीय लेवल पे ये सीमित कर देता है। आगे देखते हैं इसमें कुछ और हैं, जैसे अध्यक्ष को लेके हैं। अध्यक्ष पद को लेके कुछ विवाद रहे हैं। जैसे अध्यक्ष पद की प्रकृति क्या है, और निष्पक्षता नहीं है, एक तो पार्टी दबाव रहता है उस पर, पुनः निर्वाचन हेतु दल पर ही निर्भर रहना पड़ता है, कार्यकाल की सुनिश्चितता नहीं है, और सुनिश्चितता है ये कार्यकाल की, और पार्टी विशेष का सदस्य है वो, अयोग्यता निर्धारण करने में निष्पक्षता नहीं रहती है इसमें। देखेंगे आप, असंवैधानिक निर्णय संभव होते हैं, क्योंकि जब पार्टी विशेष का दबाव रहेगा तो निर्णय भी ऐसे हो सकते हैं। इन्हीं को लेकर समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं इनके आगे, और निर्णय देने में देरी हो जाती है। तो ये सारी क्या है, चुनौतियां हैं जो इस कानून के तहत हैं। अब इसमें बहुत कुछ सजेशन दिए गए हैं अच्छे अच्छे, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे इसको देख लीजिए, ये कानून को सुदृढ़ करने के उपाय हैं कुछ। क्या है उपाय, तो जैसे स्वतंत्र वैकल्पिक तंत्र बनाना इसके लिए, कि स्थायी अधिकरण की स्थापना की जाए, जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते हैं। इस तरीके का आप दे सकते हैं। स्वतंत्र वैकल्पिक तंत्र हो इसके लिए, जो निष्पक्षता से काम करे, जिससे कि निर्णय भी तीव्र होगा, निष्पक्ष होगा, तीव्र होगा। और अयोग्यता संबंधी निर्णयों की निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए। सेकंड, एआरसी ने कुछ
जो द्वितीय प्रशासनिक रिपोर्ट थी आपकी कमीशन की, उसमें भी कुछ सजेशंस दिए गए हैं, जैसे निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निपटारा किया जाए, तो ये आप इसको भी सजेशंस में डाल सकते हैं। कुछ और देखते हैं, कुछ है स्पीकर द्वारा निष्पक्षतापूर्ण निर्णय देना जरूरी है, क्योंकि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के ये उन्हें काम करना पड़ेगा, ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। तो स्पीकर की निष्पक्षता हेतु उचित कदम उठाए जाएं, या तो जैसे अन्य कई देशों में होता है कि स्पीकर बनते ही उसे त्यागपत्र पार्टी की तरफ से देना पड़ता है, तो पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं होता है, उस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था बनानी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ न्यूज़पेपर में कुछ सलाह दी गई है इसके अनुसार कि क्या क्या बोला गया। बड़ा अच्छा यहाँ कंटेंट मिला कि सर्वप्रथम तो बताया गया कि ये कानून अपनी बुनियाद में ही असंगत है, बुनियाद ही इसकी जो बनाया गया था तो वही असंगत है। उदाहरण के लिए देखिए, इन्होंने जो एग्जाम्पल दिए हैं वो आप कोट कर सकते हैं कहीं भी, जैसे यूरोप, यूएसए, अमेरिका मतलब आदि जैसे अन्य किसी देश में जो लोकतांत्रिक हैं ऐसा कोई कानून नहीं है। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में बना था लेकिन वो जल्दी हटाना पड़ा वहां से भी। तो किसी भी अच्छे लोकतांत्रिक देश में ये कानून नहीं मिलेगा देखने को। सांसदों की इससे क्या होती है, सांसदों की स्वतंत्र रहने की से दलों में अपनी नीतियों गतिविधियों को सुविचारित करने की प्रकृति रहती है। अगर उन्हें जो प्रवृत्ति बनेगी वो उनकी, अगर उन्हें निष्पक्षता ये हटा दिया जाता है इससे, तो वो अपनी बात आराम से रख सकेंगे अगर उसके विरोध में भी होंगे तो आगे देखते हैं। संविधान की भावना के विरुद्ध है ये, कैसे है भावना के विरुद्ध है, क्योंकि जो मूल्य है उनके विपरीत है ये। जो आप संविधान पढ़े होंगे, डिटेल जाने से कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, संविधान की भावना के विपरीत मिलेगा। और संसद सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। अगर जो संसद में कौन बैठते हैं, जो कानून बनता है संसद में, वहाँ विधायक सांसद ही बैठते हैं, जो सदस्य होते हैं वो अब उन्हीं के हाथ और मुंह बंद कर दिए जाएंगे, तो कानून आपका निष्पक्ष और भविष्योन्मुखी कैसे बन पाएगा। तो ये सारी समस्याएं इससे, बहुत अच्छे सजेशंस हैं और कुछ चीजें बताई गई हैं। और सिद्धांतहीन भी बताया गया इस कानून को, कि आप सिद्धांत क्या है कि बताइए कि जब 2/3 का बिल जायज है तो 2 से 4 जाने पे क्यों नाजायज है ये चीजें। तो ये चीजें भी सिद्धांतहीन में बताई गई हैं ये, तो आप ये सजेशंस डाल सकते हैं। इससे विधायक सांसद के जो स्वतंत्र विचार और कार्य अधिकार है वो बाधित होते हैं। तो ये चीजें आप के लिए क्वेश्चन भी मिलेगा, इसमें आपको पुट करनी है चीजें। देखिए निष्कर्ष या टाइप में इस तरीके से दे सकते हैं, कानून बनाकर कभी भी चरित्र या नैतिकता सुनिश्चित नहीं होती, जब नैतिकता व चरित्र हो तभी अच्छा कानून बनता है। तो इस कोट को आप निष्कर्ष में डाल सकते हैं, या शुरुआत में जो जहां कोट करना है आपको उस हिसाब से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आपका प्रश्न है इस पे, दल बदल कानून का परिचय देते हुए समालोचनात्मक विवेचना कीजिए उसकी, और साथ ही चुनौतियों के समाधान हेतु कुछ उपाय भी बताइए। तो 200 शब्दों में लिख के भेजना है आपको ग्रुप पे। तो ये आपके लिए प्रश्न है जो कल शाम तक आपको भेजना रहेगा। अगला देखते हैं जो इस पे है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको जान लीजिए कि एग्जाम में देखने को हर बार मिलता है। खासकर आप देखेंगे पेपर फर्स्ट है जो जनसंख्या और शहरीकरण है आपका, या नगरीकरण, तो उससे संबंधित आपका हर बार क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो उन पे प्रश्न भी मिलेंगे आपको, और आज बहुत अच्छा डेटा मिलने वाला है, इसके बाद आपको डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पे। तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, और जहाँ कहीं ये क्वेश्चन आया करे तो इसका रिवीजन कर लिया करिए, और वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो तैयार वैसे ही हो जाएगा। तो इसमें पर्यावरण क्षरण और शहरीकरण के बीच में संबंध पे एक रिपोर्ट आई है विश्व बैंक की, उस पर ये आधारित है। तो यहाँ नया डेटा मिलेगा आपको, पेपर फर्स्ट से भी जोड़ सकते हैं और थर्ड से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट वगैरह पेपर थर्ड में है, तो वहाँ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे से ये जुड़ी हुई इंटरलिंक समस्याएं हैं। शहरीकरण बढ़ेगा तो पर्यावरण का क्षरण भी होगा, पर्यावरण का क्षरण हो रहा है तो उससे शहरीकरण पे भी प्रभाव पड़ रहा है, यानी एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। देखिए विश्व आंकड़े देख लेते हैं, जैसे विश्व बैंक ने एक इनके बीच में जो संबंध है ना, पर्यावरण क्षरण और शहरीकरण, इनके बीच में एक संबंध पे एक रिपोर्ट जारी की है। वो है रिपोर्ट आपकी थ्राइविंग मेकिंग सिटीज ग्रीन रेजिलिएंट एंड एक्सक्लूसिव एंड एन ए चेंजिंग क्लाइमेट रिपोर्ट के नाम से। तो आप विश्व बैंक के अनुसार डाल दीजिए, विश्व बैंक की हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि बहुत बड़ी रिपोर्ट है, आपको याद करने में समस्या होगी, तो ये डाल सकते हैं आप। इसमें बोला गया कि जो शहरी आबादी है वो स्वच्छ वातावरण के संकट तथा विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रही है। उनके लिए बताया गया कि यहाँ तीव्र जो शहरीकरण हो रहा है वो पर्यावरण क्षरण में वृद्धि कर रहा है। अब यहाँ बताया गया कुछ डेटा शुरू होता है आपका कि 1970 से 2021 के बीच में जो शहरी आबादी थी आपकी 1.19 अरब थी, यानी तो इस पहले 1970 में, ये अब 2021 में बढ़ के कितनी हो गई है, 4.46 अरब। तो कितना बड़ा ग्रोथ हुआ है इतने बीच में। तो अब जब ये बड़ी आबादी, तो और खासकर, और देखिए पृथ्वी की जो सतह है उसका औसत तापमान में भी वृद्धि हुई है, जो पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.19 कितना 1.19 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है ये। तो ये इससे समस्या हुई है इनके बीच में। अब लिंक दिखाया है इसने रिपोर्ट ने। और कुछ चीजें और देख लीजिए, जैसे भारत पे बाद में आएंगे, भारत के डेटा पे जो स्टैटिक पोर्शन है इसका, पहले इसमें जो दिया गया उसको देखते हैं। यूएन ने भी बोला है, जैसे यूएन की एक रिपोर्ट में अपने बोला, यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने, कि 2050 तक, कब तक, 2050 तक विश्व की लगभग 70% आबादी जो है शहरों में निवास
बस जाएगी। तो जब शहरों में बढ़ेगी तो अवसंरचना पे दबाव बढ़ेगा, वो व्यवस्था करनी पड़ेगी, मलिन बस्तियाँ बढ़ेंगी, तो वो सारी समस्याएँ फिर दिन पे दिन बढ़ेंगी। तो इसलिए ये रिपोर्ट बता रही है। और इसी रिपोर्ट में बोला गया 2050 तक भारत की 50% से अधिक आबादी शहरों में बस जाएगी। तो विश्व की 70% है, लेकिन जबकि भारत की 70% भारत की 50% तक बढ़ जाएगी। तो शहरों को क्या बोला जा गया है कि ये गर्म द्वीपों में परिवर्तित हो रहे हैं आपके ये शहर, तो इनको बचाने की जरूरत पड़ेगी। और शहरी आधुनिक अवसंरचनाएं जो बन रही हैं आज के समय में, वो मनुष्य और प्रकृति के बीच जो अलगाव है उसमें वृद्धि कर रही हैं, और हरित जो आवरण है उसका विनाश कर रही हैं, जैव विविधता में कमी आ रही है, उसका क्षरण हो रहा है। और साथ ही साथ जो IUCN की एक रिपोर्ट जो आती है, रेड लिस्ट जो जारी होती है, लाल सूची जिसको बोलते हैं, जिसमें विलुप्त विलुप्त प्रजातियों की लिस्ट होती है ये, तो उसमें जो प्रजातियों है, तो जो शहरीकरण जो कारण है उसके विलुप्ति के, उसमें शहरीकरण तीसरा सबसे बड़ा कारण बताया गया। तो कितना इंपोर्टेंट हो जाता है ये। और कुछ इधर देख लीजिए डेटा कि शहर जो है पृथ्वी के महज 2 से 3% पे विस्तृत हैं। और सोचिए समस्या में ये क्या क्या योगदान दे रहे हैं, वो आगे बताया गया है कि जो 2 से 3% पे विस्तृत हों, वो वैश्विक मानव जनित जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन में इतना लगभग 70% का, सोचिए शहरी हमारे 70% का योगदान दे रहे हैं किसमें, ग्रीन हाउस उत्सर्जन में। और 78% ऊर्जा की खपत ये कर रहे हैं। और दुनिया के शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 42 तो भारत में ही है। तो सोचिए कितनी बुरी स्थिति है भारत में इस चीज को लेके। और आर्थिक विकास के इन्हें पावर हाउस बोला जाता है शहरों को, लेकिन समस्याओं का भी तो पावर हाउस बनता जा रहा है ये जो जितनी समस्याएं जनित हो रही हैं वो शहरों से, देखिए 70% तो आपका उत्सर्जन हो रहा है ग्रीन हाउस, उसके बाद 78% ऊर्जा की खपत भी हो रही है। तो इससे जो विकास के पावर हाउस हैं, लेकिन ये समस्याएं आपको जब इसमें ये निष्कर्ष में ये देना है आपको, पहले इसे देने से पहले आप ये देख लीजिए निष्कर्ष पर हम लोग बाद में आते हैं। भारत के बारे में थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं कि भारत में शहरीकरण में 2018 में कितना बताया गया, 34% बताया गया है 2018 में। UN ने बताया है कि 2050 तक हम लोग बात ही कर चुके हैं, भारतीय शहरी आबादी 50% से अधिक हो जाएगी शहरी आबादी, तो समस्याएं जो हैं वो और बढ़ जाएंगी सॉरी। भारतीय शहरीकरण की विशेषताएं, इसका स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं, फिर आपको इस पे क्वेश्चन भी करने रहेंगे सॉल्व। ये आपकी विशेषताएं क्या क्या है भारतीय शहरीकरण की। एक तो अधिक जनसंख्या, अधिक घनत्व भी है, अधिकांश जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न है, औद्योगिक व सेवा क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था है यहाँ की। थोड़ा सा राइटिंग आप मैनेज कर लीजिएगा, राइटिंग का थोड़ा सा इशू है इसमें। और सेवाओं का उच्च व आधुनिक स्तर देखने को मिलता है, मिश्रित संस्कृति है यहाँ की, व्यक्तिवाद व एकाकी जीवन देखने को मिलता है, अति नगरीकरण है, उपनगरीकरण भी देखने को मिलता है। तो ये समस्याएं क्या है, विशेषताएं देखने को मिलेंगी ये। हालांकि ये समस्याओं में भी आप डाल सकते हैं। उपनगरीकरण में क्या होता है, जो परिधि होती है उसका नगरीकरण विकास हो जाता है, जैसे फरीदाबाद का दिल्ली के आसपास विकास हो जाना, नोएडा का हो जाना। तो ये सब क्या है, यही समस्याएं हैं। जैसे निष्कर्ष के लिए एक बहुत इसमें आपको SDG से लिंक करने की कोशिश किया करिए, जहां भी इस तरीके से दिखे तो SDG 11 में SDG को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ये शहर आपके। और इससे संबंधित और आप नीचे देखेंगे SDG 11 को हम लोग निष्कर्ष में डालिए, SDG 11 दिया हुआ है, तो आपको निष्कर्ष भी अच्छा लिखना है, वो आपको बता दिया गया नीचे। इसमें शहरीकरण की समस्याएं देख लीजिए क्या क्या है, क्योंकि चुनौतियों पर इन पे क्वेश्चन आता ही है हमेशा, और आगे भी चांस इसी का है कि इसी पे पूछेगा, क्योंकि ये समस्या ऐसी हो चुकी है कि ये खत्म हो रही है, तो इन पे समस्या क्वेश्चन तो बनेगा ही। अनियोजित शहरीकरण देख लीजिए, एक तो पहली समस्या क्या है, अनियोजित शहरीकरण, कोई नियोजन की व्यवस्था ही नहीं है कि कैसे क्या पार्क कितने होने चाहिए, तो वो सारी रोड के और वो सब अब बन रहे हैं, लेकिन वो समस्या पहले की जो है वो तो बनी रहेगी। परिवहन समस्याएं हैं, जैसे भीड़ भाड़ बढ़ती है जिससे, तो ये अनियोजित शहरीकरण से मलिन बस्तियां बढ़ती हैं और ट्रैफिक, ये सब दिखा सकते हैं इसमें। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि होगी शहर में तो आवास के संकट होंगे तो मलिन बस्तियों में वृद्धि होगी और अवसंरचना पे अधिक दबाव पड़ेगा, आवास की कीमतें बढ़ेंगी तो और शहरी बेघरों की संख्या में वृद्धि होगी। लगभग 15 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जो कि बेघर हैं शहरों में, तो ये डेटा है आपका। और कुछ है देखिए समस्याओं में, जलापूर्ति, जल निकासी व स्वच्छता की समस्या, जैसे शहरी बाढ़, सीवरेज की समस्या, परिवहन यातायात बढ़ रहा है। अगला जो है पॉइंट, परिवहन यातायात बढ़ेगा तो ट्रैफिक जाम की समस्या, वायु व ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, जिससे क्या होगा, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेगी, तनाव, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं देखने को मिलने लगती हैं। पर्यावरण प्रदूषण देखने को बढ़ता है इससे, तो कूड़े के ढेर आपने देखे होंगे शहरों में। और शहरी उद्योग, इससे जो शहरी उद्योग बढ़ता है उससे धुएं की चिमनियों से देखे होंगे वायु प्रदूषण आपका ज्यादा होता है, इसलिए भारत के इतने शहर आपके 50 में से 42 टॉप प्रदूषित में आ रहे हैं। महत्वाकांक्षा व व्यक्तिवाद में वृद्धि हो रही है इससे, सामाजिक अपराध में वृद्धि हो रही है, महिला यौन हिंसा में वृद्धि देखने को मिल रही है। NCRB की रिपोर्ट डाल दीजिए यहाँ पे। यौन नैतिकता का ह्रास हो रहा है,
वेश्यावृत्ति, बाल अपराध जैसी समस्याएं आपकी जनित हो रही हैं, नशाखोरी में वृद्धि हो रही है। तो ये सारी इन्हीं से इंटरलिंक हैं चीजें। विवाह विच्छेद में वृद्धि है, परिवार कलह देखने को मिलती है, ई अपशिष्ट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट की समस्या बढ़ रही है तेजी से, तो ये भी एनवायरमेंट पे असर डालती है। बुजुर्गों के साथ अपराध में वृद्धि हो रही है, तो बुजुर्गों पे देखिए हम लोगों ने डेटा दिया था, इससे पहले के वीडियो में आपको मिल जाएगा, अगर आप नोट डाउन डेली कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, तो वहां आप डाल दीजिए कितना परसेंटेज दिखाया गया है, तो वहाँ थोड़ा सा आप कोट कर देंगे तो बेस्ट आंसर आपका माना जाएगा। हर पॉइंट जो भी इसमें स्टेटमेंट दिए हैं, आपके पास डेटा हुआ करे रिपोर्ट का, तो कहीं भी आप कोट कर दिया करिए उसको। तो ये थी। और इसमें देख लेते हैं आप सरकार क्या कर रही है इसमें। तो सरकारी प्रयास कुछ आपको डालने रहेंगे, पूछे हो या ना पूछे हो, लेकिन आप कोशिश करिए 2 से 3 4 सरकारी प्रयास इसमें डालने की। सरकारी प्रयास में देखिए पीएम आवास योजना है, अमृत मिशन है जो पेयजल है। अब इसके बारे में आप पढ़ ही चुके होंगे, डिटेल यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ फिर योजना ही सिर्फ आपको कोट करनी रहती है। प्रयास सरकार के पीएम आवास योजना, अमृत मिशन, अमृत सिटी जो चल रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन जो चल रहा है आपका, स्वच्छ भारत मिशन शहरी है, स्पंज सिटी टाइप के जो नए कॉन्सेप्ट हैं, इन सबको आप डाल सकते हैं। सरकार इन पे बल दे रही है। निष्कर्ष में इसमें क्या देंगे, तो इसको निष्कर्ष में एसडीजी 11 से जोड़ दीजिए। 11 क्या कहता है, शहरी व मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और लचीला व संवहनीय बनाना। तो ये एसडीजी 11 की प्राप्ति होगी अगर हम लोग इस पे काम करते हैं तो। अब प्रश्न देख लीजिए इसमें, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए तथा तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया इसमें, आप लिख सकते हैं, और 200 शब्दों में लिखना है। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस 2021 में पूछा गया है आपसे, और इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है साथ साथ में। जितने टॉपिक से होंगे वो इस टॉपिक पे आपको फिर कभी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, इसको एकदम तैयार कर लीजिए। शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के लिए विकास या विनाश है, अपना मत देना यहाँ पे। तो आपका व्यू क्या है इस पे, यूपीपीसीएस मेंस 2023 में पूछा गया है, ये 200 शब्द में लिखना है आपको। पेपर 1 के सिलेबस से है, जनसंख्या एवं नगरीकरण। एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे जो अब तक लिंक देखा गया है ना इस टॉपिक में, क्या है, जनसंख्या और नगरीकरण, ये 2 टॉपिक हैं लेकिन इंटरलिंक है एक दूसरे से। अब ये इंटरलिंक आपको एग्जाम में कैसे मिलता है देखने को, एग्जाम में आप देखेंगे कि एक बार आपको जनसंख्या अगर पूछा गया है तो नेक्स्ट टाइम कोशिश आयोग की रहती है, आप देखेंगे आप कि नेक्स्ट टाइम नगरीकरण पे पूछा जाए या शहरीकरण, वही शहरीकरण या नगरीकरण, एक एक को चुनाव कर लेता है। अभी तक ऐसा क्रम रहा है आयोग का, आगे क्या हो सकता है, हो सकता है इनके संबंधों पे क्वेश्चन आपको बना दे। हालांकि वो तो रिपीट होंगे क्योंकि ये समस्याएं कोई आसानी से 1-2 साल में खत्म होने वाली नहीं है शहरीकरण की। और जनसंख्या वृद्धि में हम लोग विश्व में टॉप पे आ ही गए, और नगरीकरण या शहरीकरण की समस्याएं बढ़ी रही हैं। देखिए 42 शहर हमारे टॉप प्रदूषित शहरों में आ रहे हैं, तो ये समस्याएं खत्म नहीं होने वाली है। सिर्फ जब समस्याएं रहेंगी तो आयोग क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये हो सकता है कि थोड़ा सा घुमा के आपसे ऐसे पूछ दे, इनका संबंध बताइए। तो ये आपसे यहाँ पूछा गया तो विकास है या विनाश है, तो ऊपर आप डिटेल के आधार पर इन दोनों क्वेश्चन को लिखिए और ग्रुप में भेज दीजिए। और ये नंबर है, अगर नहीं आप नोट कर पा रहे हैं तो इसको कर लीजिए, इस पर मैसेज कर दीजिए, जोड़ दिया जाएगा आपको 8527434727। ठीक है, तो इसको मैसेज कर दीजिए, तो यहाँ से आपको लिंक से जोड़ दिया जाएगा। और वीडियो आपने बहुत पसंद किया है, तो इस पर फीडबैक आपको बहुत शानदार मिला है, तो ये हम लोग कोशिश करेंगे कि इस सीरीज को डेली कंटिन्यू रखें, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा डेली वाला। जैसे चीज़ें और थोड़ी सी सेटल हो जाती हैं तो आपके लिए डेली मिलने लगेगा। तो जो भी चाहते हैं आंसर राइटिंग और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि औरों को भी फायदा मिल जाए, क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पे पैसा भी देना पड़ता है और फिर चीज़ें भी आपको नहीं मिल पाती हैं। इसमें इतना ही है, थैंक यू।